अरे अंजलि, तुम्हें क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है अंजलि? क्या बात है, कुछ तो बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको क्या बताऊं, वो जमींदार है ना, उसका आदमी घर पर आया था आपको देखने। आप नहीं मिले तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर मैंने उससे मना किया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और धमकी भी देकर गया है कि अगर हम अपनी जमीन के कागज लेकर जमींदार साहब के यहाँ नहीं पहुँचे तो वो सारे परिवार को जान से मार देगा। आप ही बताओ, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ और उसकी शिकायत करूँगा। सुनिए जी, मैं आपको उस जमींदार साहब के यहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी क्योंकि वो शैतान है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं अंजलि, तुम घर पर ही रहो अपने बेटे के साथ। और हाँ, ये रोना बंद करो। अगर तुम रोगी तो अपना बेटा भी रोएगा, इसलिए तुम यहीं पर रहो। मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब के घर पर। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर पर ही रहूंगी अपने बेटे के साथ। और हाँ, जमींदार साहब के सामने आप ज्यादा कुछ मत बोलना। वो जो भी कहे आप चुपचाप सुनते रहना। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। और हाँ, तुम खाना खा लेना और अर्पित को भी खिला देना। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। ठीक है बेटे, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे, जमींदार साहब की गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी है। मुझे लगता है यहीं पर है और मैं यहीं पर इनसे बात कर लेता हूँ। घर पर जाकर क्या करूँगा? शायद यहीं पर है, देखता हूँ चल के। भैया, इस बार फल फूल कुछ कम आए हैं। पौधों में क्या रोग लग गए? रोग तो लग ही जाते हैं, इतनी दवाई कहाँ तक लगवाएं इन फसलों में हम। अरे जमींदार साहब नमस्ते, आप यहाँ पर आज कैसे आना हुआ? क्यों, हम यहाँ आ नहीं सकते क्या? हमारा खेत नहीं है? तू बता, तू किस काम से आया है यहाँ पर? अरे मैं आपसे ही बात करने आपके घर जा रहा था तो आपकी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी तो मैंने सोचा आप यहीं पर हैं तो मैं आपके पास आ गया। हमारे घर जा रहा था? हमारे घर क्या काम है तुझे और क्या बात करना चाहता है हमसे तू? जमींदार साहब, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि आपने हमारे घर कोई अपना आदमी भेजा था मुझे बुलाने के लिए। मेरी पत्नी बता रही थी। तेरे घर? हाँ भेजा तो था, तू घर पे मिला नहीं, तेरी पत्नी मिली थी घर पे। जमींदार साहब, आपने जो आदमी भेजा था क्या उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि औरतों से किस तरह बात की जाए और औरतों से किस तरह पेश आना चाहिए? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने जो तू इस तरह की बात कर रहा है? और उसने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया। जमींदार साहब, वो मेरे घर गया था और मेरी पत्नी के सामने मुझे गाली गलौज कर रहा था तो मेरी पत्नी ने उससे कुछ कहा तो उसने उल्टा मेरी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और वो जान से मारने की धमकी देकर आया है कि अगर तेरा पति हमारे घर नहीं आया तो हम तेरे परिवार को जान से मार देंगे। अब आप ही बताइए, मैं आपसे शिकायत नहीं करूं तो किससे करूं? अगर वो तेरी पत्नी के थप्पड़ मार कर आया है और वो मारने की धमकी देकर आया है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती तेरी है क्योंकि तू उस टाइम घर पर नहीं मिला, इसीलिए वो तेरी पत्नी के थप्पड़ मार कर आया है। अगर तू मिल जाता तो फिर वो क्यों मारता और क्यों धमकी देकर आता? जमींदार साहब, मैंने तो सोचा था कि मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आऊँगा तो आप उसे समझाएंगे, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। जमींदार साहब, आपकी बात अच्छी नहीं है। जमींदार साहब, हम गरीब हैं तो हमें इतना मत दबाओ कि हमारी आत्मा से बददुआ निकल जाए। ये बकवास बंद कर और तू ये बता, हमने तेरे से कागज मंगाए थे, तू वो कागज लेकर आया है या नहीं? नहीं लाया हो तो बता, और लाया हो तो ला दे से। जमींदार साहब, मैं आपके पास शिकायत लेकर आया था और आपने मेरी शिकायत तो सुनी नहीं और आप बात कर रहे हो कागजों की। तो सुनो, मैं कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं दूंगा आपको, समझे तुम लोग? अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। छोटे, मैं ये बात तुझे बाद में समझाऊंगा, अभी इसे जाने दे। चल थोड़ी बहुत देर और टहल ले, फिर घर चलते हैं। अरे आ गए आप? वो जमींदार साहब ने उसको डांटा या नहीं?
अंजलि, तुम डांटने की बात कर रही हो? उसने मेरी शिकायत तक नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही डांट रहा था और कह रहा था कि जमीन के कागज ला। लेकिन मैं भी साफ साफ कहकर आया हूँ कि तुझे कागज क्या, तुझे एक कागज का टुकड़ा तक नहीं दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसके सामने कुछ भी मत कहना। वो एक नंबर का हरामी आदमी है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप तो मेरी बात को भूल गए होंगे। क्या कर लेगा जमींदार? मारी तो देगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी जमीन नहीं दूंगा उसे। अब ये मरने की बातें छोड़ो, चलो खाना खा लो, आपका खाना रखा है। अगर जमींदार साहब ने मेरी फसल को पानी नहीं दिया तो मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और मैं जमींदार साहब के पास गया, उनके हाथ पैर जोड़ा तो वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं उनसे उल्टा सीधा बोल कर आया हूँ। अब क्या करूँ क्या नहीं? हे भगवान, तू ही रास्ता बता, मैं क्या करूँ क्या नहीं। अरे आप इस तरह क्यों बैठे हो? क्या बात हो गई? कुछ नहीं अंजलि, हमारी फसल पानी पर है और जमींदार साहब पानी देंगे नहीं, इसलिए हमारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। इसी टेंशन में मैं बैठा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं। ये टेंशन तो है ही आपको, लेकिन मैं देख रही हूँ आप जब से जमींदार साहब के पास से आए हो तब से आपके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी रहती है। ये क्यों रहती है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। हम तो पहले भी दुखी थे और अब भी दुखी हैं, क्योंकि हम गरीब हैं ना, इसलिए। ठीक है, अगर इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो फिर आप मुझसे नजर मिलाकर बातें क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपका चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप दुखी हो। और देखिए, आप ना अपना हर दुख मुझे बता सकते हो, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि अब बात क्या है। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता कि मैं क्यों दुखी हूँ और क्या दुख है। अरे ये क्या बात हुई? आप मुझे क्यों नहीं बता सकते? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों को एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना चाहिए। तुम्हारी बात सही है अंजलि। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर हूं। मैं दुनिया का सबसे बेकार पति हूं, जो कि अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाले से बदला भी नहीं ले सकता। बस मैं इसीलिए दुखी बैठा हूं। देखिए, आप ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि आज हम मजबूर हैं तो कल वो भी मजबूर होगा। आज हम परेशान हैं तो कल वो भी परेशान होगा। ये वक्त और हालात बदलते रहते हैं, हमेशा एक से नहीं रहते। अंजलि, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं कभी ना कभी उससे बदला तो लेकर ही रहूंगा। देखिए, आप मेरी बात मानिए और जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ होने के नाते हमें अपने अंदर किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ अंजलि, तुम सही कह रही हो। हाँ अंजलि सही कह रही है, बिल्कुल। अरे भाई साहब, आप नमस्ते, और ठीक हो? हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिससे इंसान अपनी किस्मत का ताला खोल सकता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। भाई साहब, ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती हैं। इस दुनिया में जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। आज के ज़माने में पैसा मायने रखता है। तुम्हारी बात सही है वीर सिंह, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा दुख झलक रहा है, क्या बात है? कुछ बात होगी क्या? इतनी बेरुखी से आज तुम बात कर रहे हो, पहले तो कभी नहीं की, क्या बात है? कुछ नहीं भाई साहब, आज मेरा मूड सही नहीं है। क्या मूड सही नहीं है? लेकिन क्यों, क्या हुआ? क्यों मूड सही नहीं है? बताओ ना मुझे, क्या बात है? अंजलि, मुझे ये तो बताएंगे नहीं, तुम ही बता दो क्या बात है, क्यों इनका मूड सही नहीं है आज? मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, जब से ये जमींदार साहब से मिलकर आए हैं ना, तभी से ये दुखी हैं। ओह अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारा मूड ख़राब है, तुम ज़मींदार से मिलकर आए हो। एक बात बताऊं, वैसे तुम्हारे गांव का जो ज़मींदार है ना, वो बहुत ज़्यादा हरामी किस्म का आदमी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मरे या जिए उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, उस जैसा कहीं भी किसी भी गांव में इंसान नहीं होगा, इतना नीच आदमी है वो। आपकी बात सही है भाई साहब,
लेकिन हमारे गांव में जमींदार नहीं, वो जमींदार के रूप में एक हैवान है और वो धीरे धीरे करके अपनी हैवानियत को पूरे गांव में फैला रहा है और पूरे गांव को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर उसके बारे में सारे गांव वालों को पता है कि वो इंसान नहीं एक हैवान है, तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, तभी उसकी तानाशाही का अंत हो सकता है, वरना सारी जिंदगी वो तुम लोगों पर गुलामी करवाता रहेगा। इसी बात का तो रोना है भाई साहब, उसके खिलाफ लोग एक साथ खड़े ही नहीं होते। उसका खौफ लोगों के अंदर इस कदर बैठ गया है कि लोग उसके खिलाफ कुछ भी सोचने को भी पाप मानते हैं। अब आप ही बताओ कि उसके खिलाफ लोग कैसे खड़े हो जाएंगे? देखो, उसका खौफ चाहे लोगों के अंदर किस कदर भी बैठ गया हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है, एक न एक दिन उसके खौफ का और उसका अंत जरूर होगा। और हाँ वीर सिंह, तुम बताओ, तुम्हें उसने क्यों बुलाया था? भाई साहब, वो मेरी इस ज़मीन को लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने उससे साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा। क्या तुमने इनकार कर दिया? तो सुनो, अब तुम लोग बहुत ही होशियारी से रहना, बहुत सावधान होकर, क्योंकि वो मौका देखता है, मौका देखकर ही छापा मारता है, लोगों को मजबूर कर देता है उनकी सब कुछ ज़मीन जायदाद उसके नाम करने के लिए। भाई साहब, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। ये ज़मीन हम उसको क्या किसी को भी नहीं दे सकते, और उसको देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोगों की ज़मीन लेकर लोगों को बर्बाद कर देता है। हाँ भाई साहब, बात तो सही कह रहे हो आप। हमें भी अब थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे वो हमारी पड़ोस वाली आंटी है ना, वो बता रही थी कि जमींदार बच्चों को पकड़कर और उनके माँ बाप को मजबूर करता है ज़मीन लेने के लिए। इसीलिए अब से हम अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा करेंगे, हम उसके साथ ही रहा करेंगे। वीर सिंह, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। वो जमींदार बहुत हरामी हैं, समझे तुम? अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है? चलिए जी, अब हम भी घर चलते हैं। अर्पित भी स्कूल से घर आ गया होगा। अंजलि, तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, पर थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है, जाओ तुम। भाई, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। तेरे क्या बात समझ में नहीं आ रही? तू मुझे बताएगा तभी तो मैं तुझे समझाऊंगा। भाई, हम इस बच्चे का क्या करेंगे? अच्छा, इस बच्चे को हम इसलिए पकड़ के लाए हैं कि हम इसके माँ बाप को मजबूर कर देंगे अपने आगे, और इसकी जमीन जायदाद सारा घर मकान हम अपने नाम कराएंगे। अच्छा, तो ये बात है, अब समझा मैं। चल ठीक है, समझ गया। तो अब हम इसके माँ बाप का थोड़ी बहुत देर और इंतजार करते हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इस बच्चे को लेके इसके घर चलेंगे। भाई, इसके बाप का तो पता नहीं, लेकिन इसकी माँ देखो वो आ रही है। कोई बात नहीं, इसकी माँ आ रही है तो इसे ही आने दे, हम इसको भी अपने कब्जे में कर लेंगे। आ चल। अरे तू तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे ऊपर हमारी नजर क्यों नहीं पड़ी? मुझे लगता है तू वीर सिंह ने कहीं छुपा कर रखी होगी, इसीलिए हमारी तुझ पर नजर नहीं पड़ी अभी तक। वो मेरे पति हैं, वो मुझे कैसे भी रखें, इससे तुम्हें क्या मतलब? और तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुमने उन्हें नहीं देखा जो तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो? क्यों, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? और तू एक बात बता, तू इतनी सुंदर और तेरा पति वो गरीब, वो तुझे खुश रख लेता होगा? इससे अच्छा तो तू हमारे साथ चल, हम तुझे रानी बनाकर रखेंगे। रानी? तू क्या समझता है कुत्ते, हम गरीब हैं तो कुछ भी करेंगे? मेरे पति गरीब जरूर हैं, लेकिन वो दिल के बहुत साफ हैं, समझा तू? तूने ये थप्पड़ मुझे नहीं, अपनी किस्मत पे मारा है, क्योंकि मैं तेरी किस्मत बदल सकता था, और तू इस गरीबी में घुट के मरना चाहती है तो मर, लेकिन मरने से पहले एक बार तू मेरे साथ चल। मैं तेरे साथ क्यों जाऊंगी? मैं तेरे साथ नहीं जा सकती,
और तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचा दूंगी और यहाँ पर जितने भी खेतों में लोग काम कर रहे होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। इसी में तेरी भलाई है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। किसकी किस में भलाई है वो तो अभी पता चल जाएगा। गौरव, निकाल के ला सपोले को, तभी ये नागिन हमारे बस में आएगी। मम्मी, मम्मी, बेटा। ए रुक, अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है तो चुपचाप हमारी गाड़ी में बैठ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे बेटे को छोड़ दो। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अब तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो तेरे बेटे का खेल खत्म कर दूंगा। देखो, तुम मेरे बेटे को प्लीज कुछ मत करना, चाहे इसके बदले में मेरी जान ले लो। तुम गाड़ी में बैठने को कह रहे हो ना, चलो मैं गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हूँ। तेरी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए चुपचाप तू हमारी गाड़ी में बैठ, क्योंकि हमें तेरे पति से भी बात करनी है। चल अभी। वीर सिंह, ओ वीर सिंह, निकल के आ बाहर। अरे जमींदार साहब। हाँ जमींदार साहब, क्यों आवाज लगा रहे हो, क्या काम है? मैं अपने काम के लिए आवाज नहीं लगा रहा, मैं तेरे काम के लिए आवाज लगा रहा हूँ। तू अपनी जमीन के कागज जल्दी से लाके मुझे दे दे, इसी में तेरी भलाई है। तेरे पापा, चल। ए, चुपचाप बैठी रहे, नीचे कदम रखने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा ना होगा। जमींदार साहब, मैंने आपसे एक बार में कह दिया ना, तो कह दिया कि मैं आपको जमीन का 1 इंच टुकड़ा तक नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तू तो क्या, तेरी रूह भी देगी। गौरव, निकाल के ला बाहर। अंजलि, तुम? जमींदार साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। फालतू की बकवास मत कर, अगर इनकी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप जमीन के कागज लेकर आ। नहीं जी, आप इसे जमीन के कागज मत दो। अंजलि, तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जमींदार साहब, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी जमीन के कागज लाकर देता हूँ। लो जमींदार साहब, ये रहे मेरी जमीन के कागज। क्यों? अब तुझे पता चला कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर तू हमारी बात राजी से मान जाता तो ये दिन तुझे आज देखने को क्यों मिलता। तुमने मेरी जमीन के कागज मांगे, वो मैंने कागज लाकर तुम्हें दे दिए। अब तुम मेरी पत्नी और मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे छोड़ेंगे क्यों नहीं, हम जमींदार जुबान के पक्के होते हैं। और अब छोड़ दे इसके बच्चे और इसकी पत्नी को। जमींदार साहब, आपने मुझे और मेरे बच्चे को मोहरा बनाकर हमसे जमीन के कागज ले तो लिए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम गरीबों की बद्दुआ तुम्हें ऐसी लगेगी कि तुम तड़प तड़प के मरोगे। समझा ले इसे, वरना तू जमीन और चोरू से दोनों से हाथ धो बैठेगा। जमींदार साहब, इसे माफ कर दो, अब आप जाइए, मैं इसे समझा दूंगा। ठीक है, इसे समझा लेना। चल गौरव, चलते हैं। हमने जमींदार को अपने जमीन के कागज देकर अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है, अब हम क्या करेंगे? देखो अंजलि, जब हमारे पास ज़मीन थी तो हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब तो ज़मीन भी नहीं है तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए अब मुझे शहर ही जाना पड़ेगा। अगर आप शहर चले जाओगे कमाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे? हम नहीं रह सकते आपके बिना। अंजलि, हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी होती है, और ये गरीबी हमें मेहनत मजदूरी कराने को मजबूर कर देती है, और हम इसी मजबूरी में कभी कभी अपनों को भी छोड़ देते हैं। अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों बाद घर वापस आऊँगा और फिर
अर्पित और तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं और अर्पित आपके साथ ही चलेंगे। अगर आप वहाँ पे भूखे रहोगे तो हम भी भूखे रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपके साथ ही चलेंगे। और वैसे भी हमारा यहाँ पर आपके सिवा है ही कौन। अंजलि, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैंने कह दिया ना, हम आपके साथ ही जाएंगे। अरे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे ये इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप आ गए, अच्छा हुआ। आप ही इन्हें समझाइए ना, ये हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। और वीर सिंह, कहाँ जा रहे हो तुम और क्यों जा रहे हो? भाई साहब, गांव में तो हमारा कुछ बचा नहीं जिससे हमारा गुजारा हो सके, इसीलिए मैं इससे शहर जाने के लिए कह रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करने के लिए, लेकिन ये मुझे जाने ही नहीं दे रही। अब आप ही समझाइए ना इसे। लेकिन तुम शहर जाना क्यों चाहते हो? क्यों वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करना चाहते हो? आखिर बात क्या है? पहले से क्या तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं हो रहा था? अरे तुम्हारा तो खुद का खेत है, आराम से अपना गुजारा करो, पहले से करते आ रहे हो, तो अब क्या बात है? अब क्यों शहर जाना चाहते हो? भाई साहब, आपको पता नहीं है, उस जमींदार ने हमसे हमारी जमीन छीन ली और ये शहर जाकर कमाने को कह रहे हैं। अब आप ही बताओ, ये मुझे और मेरे बेटे को यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? क्या उस जमींदार ने तुम्हारी जमीन तुमसे छीन ली? मैं उस दिन सही कह रहा था कि तुम्हें बहुत सावधानी से रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, लेकिन वीर सिंह उस दिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करता और तुम्हारी ज़मीन तुमसे ना छीनती। भाई साहब, हमारी ज़मीन तो छीनी गई, इसलिए हमें पेट की खातिर तो कमाने जाना ही पड़ेगा, इसीलिए तुम इसे समझाओ और मुझे जाने दो। वीर सिंह, तुम शहर जाकर मेहनत मजदूरी करना चाहते हो ना, ठीक है, तुम मेहनत मजदूरी करना, लेकिन शहर में नहीं, मेरे यहाँ पर तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी इस दुनिया में मेरा तो कोई है नहीं, अगर तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा परिवार मेरे साथ है। तुम मना मत करना, मेरे साथ चलो। नहीं भाई साहब, हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। नहीं वीर सिंह, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम लोग मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो मेरे घर। ठीक है भाई साहब, चलो।